Welcome to all of you guys. This is Kailash Sharma and you are watching online platform of Kalp Career Institute. और आज हम 9th क्लास के फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी एनसीईआरटी से एमसीक्यूज है वो सारे के सारे एक वीडियो में एक स्क्रीन पे आपके सामने लेके आ रहे हैं। जितने भी 9th क्लास के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस है आप देखेंगे यहाँ कि बहुत सारे तो ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम कुछ और समझते हैं, एनसीईआरटी किसी और तरह से डिफाइन करती है और इसी डेफिनेशन से आंसर भी चेंज हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ से जब आपने एनसीईआरटी इस लेवल पर क्लियर की होगी और वहां कोई हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो हम इससे इन क्लासेस से एज इट इज कर पाए तो हम लीड करते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन सारे करेंगे, बट हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, श्योर सी बात है। अदरवाइज उसी जहाँ सबसे ज्यादा डेंस, जिस नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है वहीं हम रहेंगे कहीं। अच्छा ठीक है दोस्तों, अपने क्लास स्टार्ट करते हैं ईश्वर का नाम लेके। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथियों को सफलता प्रदान करे। और दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो सही होता है वहां इस तरह की जानकारियों से, तो आपका माइंडसेट चेंज होता है वहां। और माइंडसेट अगर आपका पॉजिटिव चल रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस पीक रहती है। ये सारी चीजें सिलेक्शन में रोल प्ले करती है। आप इनको चाहे मानो चाहे ना मानो, बट ये रोल प्ले करवाती है और इन्हीं से सिलेक्शन होता भी है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन अपने फटाफट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लगभग 100 के पास क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? ताप बढ़ाने पर विसरण, विसरण मतलब कि कोई भी मटेरियल है, कोई मैटर है, उसके पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। 100 रीजन हो सकते हैं, 100 प्रकार के कारण हो सकते हैं, बट जाना। वाष्पन, गैसों का संपीड़न, पास पास आना। वाष्पन बढ़ेगा, विसरण बढ़ेगा, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी तो वो दूर जाएंगे, बट संपीड़न नहीं बढ़ेगा। वाष्पन बढ़ेगा, संपीड़न नहीं बढ़ेगा, विलेयता भी बढ़ती है ताप बढ़ाने से। अच्छा, एक ग्लोबुलर साल्ट होता है Na2SO4.10H2। ग्लोबल लवण इसके नाम से जानते हैं इसको, ऐसा सा नाम आपको कोई ग्लोबुलर ऐसा भी मिल सकता है, ग्लोबल लवण। 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक विलेयता बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। इसके बाद विलेयता, इसके बाद विलेयता घटती है, विलेयता घटती है, इसके बाद विलेयता घटती है। ठीक है, ये अलग से है, इसको ध्यान रखना। विलेयता में वाष्पन बढ़ेगा, विसरण बढ़ेगा, गैसों का प्रसार भी बढ़ेगा। इसका मतलब अपना सी से ही आंसर है, इसमें संपीड़न आ गई अलग से। सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभवों को मित्रों के साथ बांटते हुए भ्रमित हो गई। द्रवण के लिए परिस्थितियों के सही समुच्चयों को बनाने में मदद कीजिए। द्रवण, द्रवण मतलब कि गैस को हम किस में लेके आए? द्रव में लेके आए। किसको गैस को द्रव में लेके आए, तो पार्टिकल जो पास पास आने चाहिए, पार्टिकल अगर पास पास आने चाहिए तो उसके लिए ताप क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, ताकि पार्टिकल के पास एनर्जी ना हो, वो दूर दूर ना जा सके। दाब जो है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ताकि उन पार्टिकल्स पर प्रेशर लग पाए और वो पास आ पाए। ठीक है, तो इसका मतलब दाब ज्यादा होना चाहिए, ताप कम होना चाहिए। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। प्रवाह मतलब जैसे हमने देखता है वाटर फ्लो करता है, उसे ही यहाँ फ्लो मतलब इंग्लिश में वर्ड है, वो हिंदी में उसको प्रवाह बोलते हैं। वो इसका एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो प्रवाह है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल गैसें तरल का समान व्यवहार करती है। गैसें करती है बिल्कुल, गैस और ठोस, ठोस नहीं करते। गैस और द्रव दोनों करते हैं। और केवल द्रव, केवल द्रव और केवल गैस से ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है सी। ध्यान रखिए कि ऑप्शन जो है वो सारे पढ़ेंगे। सिली मिस्टेक्स जो है ना, अगर उनको कम किया ना, एक्यूरेसी को बढ़ाया, तो आप सिलेक्शन के पास जाएंगे, और अगर ये हरकतें की तो आप सिलेक्शन से दूर जाएंगे। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? कितना प्रीमियम क्वेश्चन है। अब यहाँ से जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर आपका सीधा ध्यान वाष्पोत्सर्जन जाएगा और वाष्पोत्सर्जन हम कर देंगे। बट एनसीईआरटी क्या कहती है? विसरण और परासरण तो आपको मालूम होगा। विसरण जो होता है वो अभी बताया था हमने, पार्टिकल का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। विसरण क्या है? उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, निम्न
सांद्रता की ओर गमन। ठीक है, जबकि परासरण जो होता है वो क्या होता है कि विलय और विलायक यहाँ दो है, विलय और विलायक यहाँ दो की बात की जाएगी। ठीक है, तो विलायक का किसका मुंह करना, विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, निम्न सांद्रता की ओर जाना। विलायक तो जाएगा, विलायक अपनी सांद्रता से। अच्छा, और विलयन के बेसिस पे बात करोगे ना तो हम कहेंगे कि विलायक के कण जो है, विलायक का विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना, उच्च सांद्रता की ओर जाना। विलयन की तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की होगी और विलायक की खुद की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगी। और जरूरी क्या है, पारगम्य झिल्ली। क्या जरूरी है, पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली इसके अंदर जरूरी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो कि कहाँ बनाई जाती है, सूर वगैरह के ब्लेडर से बनाई जाती है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए तो सेल्यूलोज एसीटेट की बनती है, किसकी बनती है, सेल्यूलोज एसीटेट की बनती है, किसकी बनती है, सेल्यूलोज एसीटेट की बनती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली अति आवश्यकता है। अगर आपको ये वाला विलायक वाला और ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया ढंग से तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अलग से मैं इसको समझा दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। प्रसारण, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन की बात करते हैं। वाष्पोत्सर्जन एनसीईआरटी कहती है कि ये ट्रांसपीरेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, यानी कि जो पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। नॉर्मली अगर ये घटना आपको दिखाई देगी कि द्रव से गैस में बदलना, तो ये घटना को हम नॉर्मली क्या कहेंगे, वाष्पन कहेंगे। तो यहाँ इसका सही उत्तर डी होगा, बी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ इसका उत्तर हम वाष्पन करेंगे, ना कि वाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है। जल लिक्विड है, वायु गैस है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, तो वायु पहले आना चाहिए था। वायु शर्करा, शर्करा ठोस, तेल लिक्विड, तो लिक्विड ये तेल पहले आना चाहिए था, शर्करा बाद में आनी चाहिए थी। बढ़ता हुआ क्रम है, ऑक्सीजन गैस पहले, जल लिक्विड बाद में, ठोस सबसे बाद में। सही आंसर सी, नमक रस वायु, वायु पहले आना चाहिए था नमक से, और रस ऐसे होना चाहिए था, वायु रस नमक ऐसे होना चाहिए था। ऑप्शन हम चारों देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन चारों देखेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 66 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करते हुए इन तापमानों का सही अनुक्रम होगा। आपको क्या ऐड करना है, 273 ऐड करना है, और कुछ भी नहीं है। और स्पेसिफिक की बात करेंगे 273.15 इतना ऐड कर देना आप। ठीक है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन देखते हैं। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस सीधा किस में आ जाए, वाष्प में आ जाए। ठोस का सीधा वाष्प में आना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ना कि वाष्पन कहलाता है, गलत है। वाष्प का द्रव अवस्था में बिना आए, वाष्प का सीधा ठोस में आ जाना, वाष्प का ठोस में आ जाना ऊर्ध्वपातन है तो नहीं ऊर्ध्वपातन, बट एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन पढ़ेंगे अपने। वाष्प का द्रव अवस्था में नहीं है, वाष्प सीधे किस में आ गई, ठोस में आ गई। वाष्प ठोस में आ रही है, वाष्प इसमें भी ठोस में आ रही है, ये हिमीकरण नाम दिया। हिमीकरण ये नहीं होता, द्रव का ठोस अवस्था में आना होता है। ठीक है, द्रव का ठोस अवस्था में, ठोस का द्रव अवस्था में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है, नहीं गलन कहलाता है ये। तो ये वास्तव में आप देख लीजिए, यहाँ एक बात को मैं आपको बता देता हूं कि अगर ठोस बिना द्रव अवस्था में आए सीधा गैस में बदल जाए तो ये घटना ऊर्ध्वपातन होती है। क्या होती है, ऊर्ध्वपातन। क्या होती है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। बट अगर ये इसका उल्टा हो जाए, गैस सीधा किस में जाए, ठोस में जाए, गैस सीधा किस में जाए, ठोस में, इसका सही नाम है निक्षेपण। क्या नाम है, निक्षेपण। बट यहाँ डिपोजिशन जो बोलते हैं जिसको, बी ही अपने पास ऑप्शन है, तो बी के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो बी सही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको इस तरह के इस तरह की चीजें हो, आप उनको करके जरूर आइएगा, क्योंकि बोर्ड जो है वो अगर बोनस भी देगी तो करने वाले को देगी, जिसने नहीं किया ना उसको कोई, शायद ऐसा होता है क्या, फिर भी अपने कर लेना भाई। कोई ऐसे प्रॉब्लम हो आपको कि एक ऊर्ध्वपातन है, ऐसा कर लेना। कल को इस तरह कोई बात हो जाएगी जिसने किया है वो हो फलाना ढिमका पूछना, हम क्यों रिस्क ले, इस बात को ध्यान रखना। डाइएथिल ईथर एसीटोन अनब्यूटिल अल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 56 डिग्री सेंटीग्रेड। 56 किसका है भाई, एसीटोन का है। 118 डिग्री सेंटीग्रेड, तीनों का यह है। क्वथनांकों का केल्विन मापक्रम में सही निरूपण है। केल्विन में तो आप कर ही लेंगे, 273.15 आपको ऐड करना है, ये तो बहुत आसान है। बट
ध्यान रखने वाली बात क्या है, हम यहाँ से जो देखेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं डाई एथिल ईथर क्या होता है। डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। दरअसल पर्सन इसलिए नहीं है, ये मैंने इसलिए नहीं डाला है, ये केल्विन वगैरह के लिए, ये पर्सन इसीलिए डाला गया। डाई एथिल ईथर क्या होता है, CH3 CH2O CH2 CH3, ROR जिसको बोलते हैं। एक तरफ एथिल है, दूसरी तरफ एथिल है, तो डाई एथिल ईथर हो लिया। आप इसको C2H5O C2H5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है एसीटोन। एसीटोन तो से तो आप भली भांति परिचित होंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और तीसरा है अनब्यूटिल एल्कोहल। क्या है, अनब्यूटिल एल्कोहल। अनब्यूटिल एल्कोहल मतलब कि जो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर है, जो ब्यूटेन है, 4 कार्बन जुड़े हैं, वो एकदम सीधे जुड़े हैं, उनमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। CH2 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 OH इस तरह है। अगर ये ऐसे भी हो सकता था, तो इसका क्या नाम होता, इसका होता है आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल बोल देते हैं, वो आपको मालूम होगा। इनका ये ध्यान रख लेना कि सबसे कम क्वथनांक किसका है, डाई एथिल ईथर का, एसीटोन का उससे ज्यादा, और अनब्यूटिल एल्कोहल का उससे ज्यादा। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन ये तो आपने देख लिया, इस तरह का बात बन गई, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए सीधा गलनांक क्वथनांक का, तो आप कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा कि गलनांक और क्वथनांक को अगर डिसाइड करना हो, गलनांक और क्वथनांक को डिसाइड करना हो, तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि परमाणु अणु भार ज्यादा किसका है, मोलिकुलर वेट अणु भार किसका ज्यादा है, ठीक है। अणु भार जिसका ज्यादा होगा उसी का ही क्वथनांक गलनांक भी आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आपको एक जैसा सा मिल रहा है क्वथनांक गलनांक वगैरह, तब आप उनमें देखना आकर्षण बल कौन सा है, उनके बीच में आकर्षण बल कौन सा है। अब किसके बीच में आकर्षण बोलेंगे, देखेंगे एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में देखेंगे, इसके अंदर नहीं देख रहे आप, अंदर नहीं देख रहे, ठीक है ना, यानी कि अंतरा आकर्षण बल, अंतरा आणविक नहीं देख रहे हम, अंतर आणविक देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में ऐसा ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, यानी ROH के बीच में और ROH के बीच में देखना है। अब ROH ये क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा नेगेटिव होती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या डायपोल नहीं बन रहा, क्या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स नहीं हो रहा क्या। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वास्तव में, क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ROH है ना, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स दिखाई दे रहा है ना, यही अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको सीधा सीधा ही गिवन है, तो ये इस तरह हम क्या बोलेंगे इसको कि हाँ एच बॉन्ड है, एच बॉन्ड जिसके बीच में होगा ना, उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसमें क्या जनरेट होता है, इसमें थोड़ा बहुत है, इस तरह RCO इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब इसमें अच्छा, क्या इस पे दूसरा भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा, बिल्कुल होगा। ये डायपोल की तरह इसने बिहेव करना शुरू कर दिया, तो इसके पास भी कोई डायपोल आके और अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। बट यहाँ ओनली ये डायपोल डायपोल है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं है, यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप ये देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसमें सबसे ज्यादा, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स वाले में उससे कम, और आगे वाले जिसमें कोई भी प्रकार का फोर्स आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इन तीन को तो आप बढ़िया ढंग से रट ही लेना, डाई एथिल ईथर को, एसीटोन को और अनब्यूटिल एल्कोहल को। निम्न में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी, जल के तापमान में वृद्धि, बिल्कुल ताप बढ़ाने से वाष्पन जो है बढ़ेगा। तापमान में कमी नहीं, कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, नमक मिलाना नहीं, ये नहीं होगा, केवल ए। और ये भी अणु संख्या गुण द्रव्यों में शामिल है, जल में नमक मिलाना, इसके ऊपर हम अलग से बात कर लेंगे एक वीडियो के अंदर, यहाँ बात नहीं करेंगे। किस किस के द्वारा वाष्पन बढ़ाया जा सकता है, एक तो ताप में वृद्धि करने से, ठीक है। दूसरा वायु यानी कि हवा बहने से, हवा की गति ज्यादा होने से भी क्या होगा, वाष्पन बढ़ेगा। तीसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना खुला है, कितना खुला है, वो भी क्या होगा, उसके बेसिस पे हम कहेंगे ज्यादा होगा, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी, बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर। अगर हाइड्रोजन गैस पर आप दाब बढ़ाएंगे, बंद पात्र है, तो वो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, दूर थोड़ी होंगे। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर हाइड्रोजन बाहर निकल गई, तो जगह मिली वो दूर दूर हो जाएंगे, जगह बढ़ गई।
हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, बिल्कुल पात्र का आयतन बढ़ा दिया तो पार्टिकल और दूर दूर जाएंगे, ठीक है। और पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन मिलानी पड़े, नहीं आयतन नहीं बढ़ाया और आपने हाइड्रोजन डाल दी तो मॉलिक्यूल और पास पास आ गए, तो दूरी कम हुई है ना कि ज्यादा। 2 नंबर और 3 नंबर अपना सही उत्तर होगा। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक ही प्रकार के कण होंगे। शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं, मिश्रण नहीं हो सकता, शुद्ध पदार्थ मिश्रण नहीं हो सकता। शुद्ध पदार्थों का यौगिक संगठन सर्वत्र समान रहता है, बिल्कुल सही है। निकल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को दृष्टांतित किया जा सकता है, ये तो केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है कि एक नाम डाल दिया स्पेशल और एक लंबी चौड़ी लाइन लगा दी कि हाँ ये हो सकता है, बंदा पजल हो सकता है, दृष्टांतित। एक बात याद रखिएगा, हम आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, आप आरएसएसबी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप कुछ वर्ड की तो इंग्लिश जो है वो अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम नाम की इंग्लिश लिखते हैं ना, जैसे कैलाश है तो KAILAS, ऐसे तो नहीं ना कि अमोहन की मंकी मंकी माने कैलाश, ऐसा तो नहीं है। तो आपको सीधा इंग्लिश में ऐसे मिलेगा जैसे मैंने कहा है, ऐसे कैलाश, कैलाश हिंदी इंग्लिश में ऐसे भी वर्ड मिलेंगे, ध्यान रखना इंग्लिश में। दूसरा, कुछ शुद्ध हिंदी ऐसी मिलेगी जो आपको पजल करने वाली होगी, तो हाँ उस टाइम उसके इंग्लिश वर्ड जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि ये लिखा है दृष्टांतित, एक बार हम उलझ जाते हैं, उदाहरण के लिए बात की गई, उदाहरण होता है, कोई लेना देना नहीं इस बात का। पहला और तीसरा ज्यादा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। विलयन तो नहीं कहेंगे, विलयन नहीं कहेंगे, संक्षारण होता है। और यह भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब याद रखिएगा, जंग जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यानी कि ये एक तरह सेल की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह? सेल की तरह व्यवहार करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन सेल की तरह व्यवहार करती है। इसका नेट जो ईएमएफ होता है वो 1.67 वोल्ट होता है, 1.67 वोल्ट होता है। इसके ऊपर भी अलग से हम बात कर लेंगे। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है। सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। समांगी और टंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। समांगी होता है यह मिश्रण और टंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ये आपको समांगी, विषमांगी, कौन से कोलोइड है, कौन से निलंबन है, कौन से विलियन है, विलियन गैसेस पे जितने भी उसके टाइप है, गैसेस पे नहीं फेजेस के बेसिस पर कौन सी स्टेट में है, ये आपको सारा देखना पड़ेगा। आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है यानी एंटीसेप्टिक है। किसका विलियन किस में है? एल्कोहल का आयोडीन में होता है। किस में होता है? एल्कोहल का आयोडीन में होता है। ये बाकी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। जमादार क्वेश्चन के अंदर एक एग्जाम आया था जो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड था। जो नई एनसीईआरटी आई है 6th क्लास की, उस एनसीईआरटी में से वो क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रवृत्ति के हैं? बर्फ समांगी प्रवृत्ति की है, लकड़ी समांगी प्रवृत्ति नहीं होती, मृदा समांगी प्रवृत्ति नहीं होती, वायु समांगी प्रवृत्ति है। ठीक है, 1 नंबर और 4 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? लोह धातु का पिघलना बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना नहीं। एक लोह छड़ को मोड़ना बिल्कुल। तार खींचना ये भी। 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, ये 5 नंबर कहाँ से आ गया? शायद टाइपिंग वगैरह में गड़बड़ हो रखी है। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? लकड़ी का क्षरण यानी लकड़ी का डिकम्पोज होना, रोटन होना, डिके होना, क्षरण, डिके होना। डिके मतलब डिकम्पोज हो रही है, वो अलग चीजों में बदल रही है, टुकड़ों में बदल रही है, कुछ माइक्रोब्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दहन भी, चीरना नहीं है, लकड़ी केल में ठोकना नहीं है। 1 नंबर और 2 नंबर। निम्नलिखित अभिक्रिया अनुसार दो पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया कर तृतीय पदार्थ A2B बनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है? हमें देखना है सही नहीं है। नहीं वगैरह को अंडरलाइन पहले कर लिया करो। उत्पाद A2B पदार्थ ए तथा बी के गुण प्रदर्शित करता है, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है। उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होगा, बिल्कुल सही बात है, होगा। इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अभी किया जा सकता है। इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है, तत्व तो बिल्कुल नहीं है, सही नहीं है, पूछा है। ठीक है, ये भी गलत है, नहीं पूछा ना तो 1 3 और 4 ऑप्शन हो जाएंगे, 1 3 और 4 ऑप्शन है। ठीक है,
एक गड़बड़ करते हैं दोस्तों, चीजें नहीं वगैरह, और वहां भी नहीं और आगे भी नहीं आ जाए ऑप्शंस में तो हमें पजल कर देते हैं। दो रासायनिक स्पीसीज एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद पी बनाते हैं, जिसमें दो एक्स और वाई दोनों उपस्थित हैं। एक्स तथा वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स वाई तथा पी स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है? एक्स और वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, इनको सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। इसका मतलब ये तत्व है, क्या है? तत्व है, ये बात क्लियर है। पी एक यौगिक है, बिल्कुल, दोनों मिलकर यौगिक बनाएंगे। एक्स और वाई यौगिक है, ना ना, ये तत्व है। एक्स और वाई तत्व है, बिल्कुल सही बात है। पी का एक निश्चित संगठन है, बिल्कुल, यौगिक बनाए तो उसका एक निश्चित संगठन होगा। सत्य पूछा है 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, इसी के साथ डी ऑप्शन अपना एंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप से प्रदर्शित करता है? 360 ग्राम जल है, तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ मोल दे रखे हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि मोल, मोल में कितना होगा। मोल अगर आपको डिफाइन करने हैं, मोल की संख्या अगर आपको पता करनी हो तो इसके दो तीन तरीके हैं। मोल की संख्या आप ये पता कर सकते हैं कि वजन, कुल भार कितना दे रखा है, कि पदार्थ का कुल भार आपको जितना भी दे रखा है, और बटे में आप लगा दो मोलर मास। क्या लगा दो? मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान। ठीक है, एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान है, एक मोल का द्रव्यमान है। ठीक है, कैसे एक मोल का द्रव्यमान? कैसे कि H2O के एक मोल का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो अब H2O का सीधा आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? एक होता है। किसी भी तत्व का आपको, अगर आपको आणविक द्रव्यमान देखना है, परमाणुक द्रव्यमान देखना है, तो आप उसके परमाणु क्रमांक का 2 टाइम कर दीजिए। बट हाइड्रोजन में 1 टाइम रहता है, हाइड्रोजन ऐसी है जिसमें 1 टाइम, बाकी सभी में 2 टाइम होगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका 1 गुना ही होगा, तो 1, और हाइड्रोजन है कितने? 2, तो 2 गुना 1 प्लस। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, और इसका 2 गुना कितने हो गए? 16, और 16 और 2 कितने हो गए? 18। अब 18 यू, यू यूनिफाइड मास, या फिर एएमयू लगाओ, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, या फिर तो क्या लगेगा? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर तो ये लगाओ मास यूनिट, ये लगाओ, या फिर यू लगाओ। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है? यूनिफाइड मास होता है, या फिर आप ये लगाओ। ठीक है, लेकिन जब आप इसके आगे जीएम लगा देते हो तो ये H2O के 1 मोल का, H2O के 1 मोल का द्रव्यमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 मोल का द्रव्यमान आ जाएगा, और यही लिखना, ये लिखना होता है। अब आप इसके मोल ज्ञात करने, तो कुल भार कितना दे रखा है? 360, और 1 मोल का द्रव्यमान कितना आ गया? 18, 18 2 36, इसका मतलब कितने मोल आ गए? 20 मोल आ गए। ये तरीका हम सारी जगह अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, एक मोल के अंदर कण कितने होंगे? एक मोल के अंदर अवोगाद्रो ने बताया था किसी भी पदार्थ का 1 मोल हो, किसी भी पदार्थ का 1 मोल हो तो उसमें अन ए कण होंगे। कितने कण होंगे? अन ए, ए मतलब एवोगाड्रो, जो संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपको अगर कण दे रखे हो, कुल कण दे रखे हो, कुल कण मान लिए टोटल कितने हैं? अन है, तो आप इस पे अन ए का भाग दे दे, कुल कणों पर 1 मोल के कणों का भाग दे देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? ये भी मोल संख्या आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? मोल संख्या। दर्जन की तरह है ये, किसकी तरह है? दर्जन की तरह। दर्जन में जैसे 12 संख्या होती है, वैसे ही एक मोल के अंदर अन्य संख्या होती है, एक मोल के अंदर अन्य संख्या होती है। जैसे हमें 24 केले हैं, पता करना है कितने दर्जन है, तो 12 का भाग देंगे, 2 आ जाएंगे। वैसे ही आप कुल कणों पर आप 1 मोल में जितने कण होते हैं उनका भाग देंगे, तो आपके पास मोल संख्या आ जाएगी। तो इसके लिए 20 मोल, कितने हो लिए? 20 मोल। ठीक है, 20 मोल जल ये तो है ही। अब देखते हैं क्या जो कण दे रखे हैं वो भी संबंधित है क्या। तो एक में कण कितने हैं? एन ए, अन्य मतलब 6.022 इंटू 10 की घात 23। तो देख लेते हैं 20 मोल में, तो 20 मोल में ज्ञात करने तो 20 से गुणा कर देते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। एक जीरो यहाँ लगा दिया, 24 हो जाएंगे, और 2 2 4, 2 को इससे गुणा, 2 2 4, 2 2 4, 0 2 6 12, 12 गुणा 10 की घात, एक जीरो यहाँ इसके साथ आ गया 24, 10 की घात 24। अभी 10 की घात 24 जो है यहाँ नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ एक पॉइंट दे रखा है। अगर पॉइंट यहाँ किसका हो गए तो एक जीरो और बढ़ाया जा सकता है, 10 की घात 25 की जा सकती है। तो 4 नंबर और 2 नंबर सही है, 4 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते, बिल्कुल सही बात है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। किसके अलावा? एक्सेप्ट
अक्रिय गैसें, नॉन रिएक्टिव, ठीक है, नोबल गैसेस, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इनके अलावा जिनोन तो फिर भी बहुत सारे यौगिक बना लेता है। परमाणु मूल इकाइयां हैं जिसमें अणुओं और अच्छा यहाँ से ध्यान रखना, अगर इसे क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा कौन कंपाउंड बनाता है तो जिनोन ही बनाता है वो, ठीक है। इनमें भी परमाणु मूल इकाइयां हैं जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है, यही परमाणु मूल इकाई है, मूल तो यही है, उससे ये अणु बनते हैं। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल, परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ करवा के या वो खुद अपनी तरफ से कुछ करके वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहर निकालते हैं। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे हम देख अनुभव स्पर्श कर सकते हैं। ये आपके सामने बोर्ड है, मेरे हाथ में चौक है, मैंने कपड़े पहन रखे हैं, सारे परमाणु अणु से इनको मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, सब किया जा सकता है। तो ऑप्शन सही इसका। इस क्वेश्चन में गड़बड़ है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर मान रखा है ए, और केवल इस बात को लेकर कि ये गैसेज जो है वो स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकती है, तो ये पूरी तरह बात सही नहीं है। बाकी अगर ये कहानी है तो इस तरह का आंसर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है, बट इसके अंदर जो चीजें दे रखी है वो इसी को लेके दे रखी है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है, गैस का प्रतीक पूछा है, नाइट्रोजन अणु का प्रतीक पूछा होता तो अन, गैस का प्रतीक N2। उलझ मत जाना इस तरह के क्वेश्चन में, फटाफट बच देनी आओगा डी पर। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na। इसका प्रश्न नंबर थे झट देनी, राजस्थानी भाषा में भी कितनी जोरदार चीज है, झट देनी, बच देनी, पट देनी, झप देनी, किता देनी है और गणा ही है। निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा? देख लेते हैं हम किसका भार। अभी हमने तरीका बता लिया कि 0.2 मोल है, हम इसके उसका अणु भार ज्ञात करेंगे और उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारे पास 0.2 मोल का क्या जाएगा, टोटल भार आ जाएगा। अब C12 H22 O11, C12 करना है, C12 करना है तो कार्बन का एक का परमाणु क्रमांक होता है 6, भार लिया 6 2 12 और 12 को 12 से गुणा कर दो, 12 गुणा 12 हो जाएगा। प्लस में हाइड्रोजन का एक ही होता है, हाइड्रोजन में 2 टाइम नहीं होता, क्यों नहीं होता? हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हाइड्रोजन के अंदर, केवल प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए H प्लस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, फिर इसको हाइड्रोनियम आयन जो है वो प्रोटॉन है। तो इसका एक ही होता है, एक को 22 से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 22। प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं, 11 है, ऑक्सीजन का 8, 8 2 16 और 16 गुणा 11 कर दिया जाए, 16 गुणा 11 कर दिया जाए तो 12 बारी 144 और 22 से कम 22 और 16 11 है 16 कम 16 को छिक्को, 16 कम 16 छिक्को भाई 1, 16 कम 16 और 1 17, 176, ठीक है। जोड़ दो, 6 और 2 8 और 4 12, 12 2 वहां से लेगी 1, 1 7 8, 8 2 10, 10 4 14 चौको आंसर है कि 1 1 2 3, 342 आ गया, ठीक है। 342 इन अगर यू या फिर एम यू लगाओ वो तो आणविक भार, अगर ग्राम लगा दिए तो वो हो गया मोलर मास, लेकिन इनका है कितना 0.2 मोल है तो 0.2 गुणो कर दो, 0.2 गुणो करो तो 2 2 4, 2 चौके 8, 2 3 6, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक संख्या छोड़ के ना ना 342 पॉइंट 342 पूरा हुआ है, ये वास्ते थोड़ो सो मैं से बेन तो सही चलन आ रहे आपने कोई गड़बड़ को नहीं, ओ अठके है 342 है पूरा, ठीक है। 342 का 0.2 मोल है तो 0.2 मोल गुणा करें तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दियो, 68.4 ग्राम वजन आ गयो 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज का, ठीक है। CO2 की बात करनी है, CO2 कार्बन का वजन कितना होता है 6 2 12, अब हम एक का मैंने बता दिया आपको, पीछे भी करके बता दिया, हम फटाफट करेंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 16 2 32, 32 और 12 कितने होते हैं 44, 44 गुना 2 मोल, 44 2 88 ग्राम। कैल्शियम का कितना होता है प्रतीक, ये परमाणु क्रमांक 20 होता है, 20 2 40 और प्लस में कार्बन का कितना हो लिया 12 और ऑक्सीजन का कितना हो लिया 48 हो लिया, 3 ऑक्सीजन है, 8 2 10 का 0 आंसर लगी 1 1 4 5 1 6 4 10, 100 ग्राम वजन आ लिया, लेकिन 100 ग्राम कितने मोल 2 मोल, इसका मतलब है 200 ग्राम, कितने ग्राम 200 ग्राम। H2O की बात करो, H का वजन कितना है, एक होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 लिए 16 ऑक्सीजन का हो लिया 16 और 2 18, 18 गुणा 10 180, 180 ग्राम हो लिया, तो सबसे ज्यादा किसका है सी का। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, गलती ना करें। किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, जिसमें जितने ज्यादा मोल उसमें परमाणुओं की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी, तो मोल संख्या ज्ञात कर लेते हैं। H2 का
मोल संख्या ज्ञात करने का अभी बताया था। कुल भार ऊपर लिख दो और बटे में मोलर द्रव्यमान लिख दो। इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, मोलर मास कितना है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 लिया, हाइड्रोजन 2 है, इस वजह से 16 ऑक्सीजन का, 16 और 2 18, 18 ग्राम दे रखा है, बटे में 18 आ गया, कितना आ गया 1 मोल, कितना आ गया 1 मोल। ऑक्सीजन के देखते हैं, तो ऑक्सीजन के कितने, ध्यान रखना हमें परमाणुओं की संख्या बतानी है, परमाणुओं की संख्या, इस बात को याद रखिएगा। तो 1 मोल तो H2O के है, 1 मोल क्या है H2O, मतलब 1 मोल है, यानी इतने कण जो है ना 6.022 × 10⁻23 ये कण किसके हैं, H2O के हैं। और एक H2O में 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु, तो कुल 3 परमाणु। तो कुल अगर H2O के इतने हैं Na, कितने Na, ठीक है। अब Na जो Na मतलब 6.02 × 10⁻23 इतने कण है, ठीक है। ले और इसमें एक कण में, एक H2O के कण में कितने परमाणु, 3 परमाणु, तो कुल परमाणु की संख्या आ गई 3 अन्य, ठीक है। ऐसा इसमें करेंगे, 18 ग्राम दे रखा है, 18 ग्राम पे भाग देंगे हम। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक होता है, 8 2 16 और 2 O2 है, तो 32 हो लिए, तो 9 2 नीम 18 और 2 16, तो 16 पॉइंट भाग दिया, कितना आएगा 9 पे 16 का 16 5 80, 16 6 96 पॉइंट 6 बच गया 4, 4 बच गया, जीरो लगाओ 40 और 16 2 32 है, 16 5 80, तो कितना आ गया 0.625 आ गया, ठीक है। अच्छा ये तो आ गया इतना मोल, पर O2 का इतना कण है, कितना कण आ गया, O2 का आ गया 0.625 Na, इन Na गुणा करांगे इतना कण आ गया, एक वो भी कम है, मतलब कण तो और ही कम है, और 2 गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक में कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। 18 ग्राम की बात करी तो CO2 कितना है 4400 है, 4400 भाग देंगे कितना को, सॉरी 18 ग्राम वजन दे रहा है, 18 पर भाग देंगे 44 को, 2 नीम 18, 2 22 आ जाएगा, जब 9 पर 22 को भाग देंगे, 2 22 कम 22 44 22 66 22 को 88 पॉइंट 4 लगा दिए, 2 बच गया, फिर जीरो लगाए हो, फिर 22 पर 2 200 हो गया, 22 44 22 हाँ 22 को 88 22 5 10 22 के 132 22 7 154 22 8 170 22 में 198 0.409 गुणा Na हो गया, इतना तो कुल कुल CO2 हो गया, और एक CO2 में कितना है 3 है, 2 ऑक्सीजन का, 1 कार्बन का, 3 गुणों कर देंगे। CH4 का देखो, एक कार्बन कितना हो गया 12 और 4 हाइड्रोजन 16, तो 18 पर 16 को भाग देंगे, और 16 एकम 16 और 2 बच गया, 2 बच गया, तो पॉइंट लगा दियो, 16 कम 16 4 बच गया, 16 2 32 16 5 80 और गुणा में Na, इतना तो कण हो गया, इतना अणु हो गया, मतलब CH4 का, और एक में कितना है, एक में है 4 1 5, तो इन 5 गुणों कर दो, तो ये दोनों तो लिस्ट में बाहर है, ये दोनों तो इन तीनों में गुणों है, 3 इन गुणों है, पर वो एक को छोटो है, तो आ क्या करेगी, अन्य ने छोटी कर दी, एक को छोटो है, अन्य और छोटो कर देगी, वो पूरे एक गुणों है, मतलब इंगी और इंगी बात करो, इंगी और इंगी बात करो, 5 गुण होवे, इन 3 गुण होवे, और एक भी गुण होवे, वो 1.125 गुण होसी, तो इनको सही उत्तर होसी डी। गुणा करके एग्जैक्ट उत्तर निकालना जरूरी नहीं, ऊपर की कैलकुलेशन से पता कर सको। निम्नलिखित में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, अब अणुओं की संख्या मतलब थाने तो बताना है CO2 कितना है, N2 कितना है, यहाँ को बताना कि N2 में N कितना है, नाइट्रोजन का परमाणु कितना है, पिछला परमाणु पूछे और इनके पूछे अणु पूछे, ध्यान रखिए बात की। CO2 जी की है 1 ग्राम है, CO2 का वजन कितना है 1/44 आ जाएगा, मोल इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/44, क्योंकि ए दियो गयो बाहर है, 44 के है मोलर मास है, और गुणा क्यों करांगा आप, गुणा Na, मतलब इतना मोल आ गया, 1/44 मोल आ गया, ठीक है, और इतना मोल आ गया, इन आप गुणों कर दियो Na, तो इतना कण आ गया, यानी परमाणु आ गया इतना, 1 नाइट्रोजन कितना हुआ है, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन को 14 14 दुए 28, 28 गुणा Na, हाइड्रोजन का कितना सी 1 हाइड्रोजन को 1, 2 हाइड्रोजन को 2 जो गुणा Na, ठीक है, और इनमें 16 1/16 जो CH4 को 16 हुआ है, गुणा में Na, तो आगे परमाणु तो ज्ञात ही उन करना, अणु ज्ञात करना है, बस इतने वितरण में एक कितना कण है, तो वो तो देखे ठापड़ा ला रहे हैं, वो 1/44 1/28 1/2 1 पर 2 को भाग ला रहे, सारी छोटी संख्या को भाग ही मिला कर ला रही, मतलब सारों बड़ो उत्तर हो यहाँ से, अधिकतम पूछो है तो सी उत्तर हो जाएगा, निम्नतम पूछो है तो सारों मोटी संख्या आ है, सारों मोटी संख्या को भाग लागो, सारों छोटो उत्तर होगा, निम्नतम हो जाए, अठे के पूछ ले
निम्नतम आ जाए तो निम्नतम हो जाए, निम्नतम हो जाओ अधिकतम हो। पूरा भाग देगा, माथा पचीकरण की जरूरत को नहीं हो, ध्यान रखिए बात है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, अब देखो ऑक्सीजन के एक परमाणु को द्रव्यमान अपन याद करना, ऑक्सीजन का एक परमाणु को, O2 को द्रव्यमान कितना हुआ है, O2 को मोलर मास, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान कितना होगा, एक ऑक्सीजन को परमाणु क्रमांक 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 ग्राम। O2 की तो है 32 ग्राम है, कितो है 32 ग्राम है। अपा क्या करा 32 ग्राम पर 32 ग्राम में, अच्छा 32 ग्राम कितना को है, 32 ग्राम है एन ए कणा को, कितना को एन ए कणा को। और याद रखिए परमाणु को पूछे एन ए को कितना को है नहीं को, अच्छा थनी तो O2 पर भी जाने की जरूरत को नहीं, इतो भी जाने की जरूरत नहीं थे, ऑक्सीजन पर चार्ज को, एक ऑक्सीजन की वैल्यू पर, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ है 16 है नहीं, तो ये परमाणु द्रव्यमान आ गया कितो 16, वो परमाणु द्रव्यमान है, के है परमाणु द्रव्यमान। और इंग आगे अगर आप 16 जीएम लगा दिया तो ओ के बन गयो मोलर मास बन गयो, क्या बन गयो मोलर मास बन गयो, यानी कि ओ एन ए यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, इतना अगर ऑक्सीजन का परमाणु हुआ बंगो बाहर आ गयो, तो एक को बाहर याद करना है, सारा का बाहर पर एक, सारा का बाहर पर कुल अणुओं की संख्या की परमाणु की संख्या को भाग दे दो, उत्तर आ जाओ। ओ पहले लिए उत्तर 16/6.022। अच्छा तीन विकर्ष को थे, एक ही बात है, इनको विभेद को नहीं, ठीक है। थे ए त्रिकोण करोगा नहीं, त्रिकोण तो ए त्रिकोण कराओगे तो 32 ग्राम इतना वजन आ गया, इधर भाग दोगा तो 6.022 इंटू 10 की घात है 23, इतना कण आ गया। इतना तो ऑक्सीजन O2 है, अरे परमाणु पूछे O2 में एक ऑक्सीजन में दो है, एक O2 के अंदर दो ऑक्सीजन का परमाणु है, तो दो और गुणा करना पड़ेगा, फिर ये परमाणु मिले अपन, तो दो के हो जाएगा 16। तो ये भी कर सको और भी कर सको, ठीक है। मैं थाने बता दिया बस, तरीका थाने ठीक लगा भी कर लेंगे। एक बिकर में 3.42 ग्राम सुक्रोज को 18 ग्राम जल में विलय किया जाता है, विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 3.2 ग्राम 42 ग्राम सुक्रोज है, ठीक है। सुक्रोज के वह सुक्रोज को सूत्र है C12H22O11, C12H22O11, और 3.2 ग्राम है, कितना ग्राम है 3.2 ग्राम। तो कणा की संख्या पूछ लेनी तो अपन मोल पर जाने पड़ेगा, क्योंकि मोल ये किसी राशि है जिकी राशि आप कणा की संख्या पता कर सका, तो मोल पता करना पड़सी, और मोल जितना मोल आसे बिना अन्य गुणों कर देगा भी वो अपन के आ जाएगा, अपन मिल जाएगा कुल कणा की संख्या मिल जाएगी। ऑक्सीजन का कणा की पता करनी है तो पहला सुक्रोज में पता करा, फिर जल का मोल पता करा, बिम देखा कितना ऑक्सीजन का परमाणु है, फिर दोनों टोटल करांगा, फिर अपना उत्तर आओगे। यानी कि थोड़ा सिस्टमेटिक सवाल है, प्रोसेसर सवाल है। इनको अगर वेट ज्ञात करोगा नहीं तो अभी आप देखो 12 बारी 144 होगा, और 22 होगा, 11 16 176 करोगा, यानी कि 144 कार्बन खातर, इन खातर 22, इन खातर 176, टोटल कितना है 342 ग्राम आवा, कितना है 342 ग्राम आवा। मोल ऑफ सुक्रोज, मोल ऑफ है सुक्रोज, सुक्रोज का अगर मोल पतो करा आपा तो ऊपर दियो गयो भार, यानी कितो भार दे है 3.42, और बटा में मोलर मास कितो आ गयो 342 आ गयो, ठीक है। कितो तरह आ गयो 0.01 मोल, 0.01 मोल आ गया, ठीक है। 0.01 मोल आ गया, एक में कितना कण है 11 कण है, इतना तो कण आया है 0.1 मोल आ गया, तो इनने 0.1 गुणा Na, इतना कण आ गया किंगा सुक्रोज का, किंगा कण आ गया सुक्रोज का आ गया। तो इन आपा के करा क्यों गुणो कर देवा, इन आपा गुणो कर देवा 11, क्योंकि एक सुक्रोज में कितना है, एक सुक्रोज में 11 ऑक्सीजन का परमाणु है, तो इन कुल ऑक्सीजन का परमाणु आ गया, किंग आ गया कुल ऑक्सीजन का परमाणु आ गया 11 ने 1 करोगा 11, 1.1 आ गयो गुणा Na, ठीक है। अब Na वो 12 निकाल गुणा आकर दिए थे बेटा, घटित 6.022 इंटू 10 की घात 23 लिख कर बिन गुणों से दो, वो बोले को नहीं कैलकुलेशन करता ही रोला। बिंग बाद में ज्ञात करना 18 ग्राम जल खातर, 18 ग्राम जल खातर, तो 18 ग्राम जल खातर करना तो पहला जल का क्या करो मोल ज्ञात करो। 18 ग्राम अपन मालूम है H2O को मोलर मास कितना हुआ है 16 + 2 18 ही हुआ है, और 18 गिवन वेट कितना है 18 है, और अपने पास मोलर मास भी कितना है 18 है, इसका मतलब 1 मोल, कितने मोल 1 मोल। अब एक H2O में एक मतलब कण कितना है, कुल H2O का अणु बढ़ कितना है 1 गुणा Na है, इतना कुल कण है, और एक के अंदर कितनी ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है, तो मतलब कुल है Na ही के है ऑक्सीजन का अणु है H2O के अंदर, कुल इतनी संख्या आ गई 18 ग्राम का, दोनों जोड़ दो, यानी कि 1.1 गुणा Na प्लस में Na
कॉमन क्या आने ला रहे हो, एन ए कॉमन आने ला रहे हो, एन ए कॉमन आ गयो, 1.1 प्लस 1 आ गयो। ठीक है, तो 1.1 और 1 कितना हो गया, गड़बड़ कर दी नहीं, 18.01 मोल करके 18.1 कर दियो। इन्हें बोले सिली मिस्टेक्स। 0.01 ने करोगा तो क्या सी उठे, वो 0.11 होगा, 0.11। ठीक है, तो 18 आ जाओगे 0.11। 0.11 एक पर एन ए 1.1 में 1.11 जोड़ो, 1.11 आ जाओगे। अब इतना सर गए सर को नहीं गुणा करना पड़ेगा, तो 6.023 गुणा 10 की घात 23 ने गुणो कर दो 1.11 को। ठीक है, 3206 गुणा 3206, 3206, 3 3 2 5, 3 2 5, 6 2 8, 6 6 और 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 और 1 2 3 4 5, 5 से क्या छोड़ के पॉइंट लगा दियो और गुणा में 10 की घात है 23। वो उत्तर है घटी 6.68 गुणा 10 की घात 23। ये सही उत्तर है। बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसी बात को नहीं। एक बिकर में 3.42 ग्राम, वही प्रश्न दोबारा आ गया, एक प्रश्न दो बार डाल दिए। हाँ बिल्कुल, चलो वो प्रश्न देखो तो कर लीजिए, एक ही बात है। अगलो प्रश्न, अगर कि स्पीड स्लो लगे, आप तो देखो समझाने को काम है मेरे, तो मैं समझाऊंगा, इलाज को नहीं सीधा सीधा उत्तर बताया, फिर कोई मतलब वाली बात कर रही। पर जिकान स्लो लगे वो भाई स्पीड ने जिकी 1.5 कर लियो, 1.75 कर लियो, 2 में कर लियो, थारी मर्जी है, थारे जिया कंफर्ट हो नहीं बिया कर लियो। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, केवल तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, केवल जब तंत्र से ऊर्जा ली जाती है, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, ली जाती है, जब किसी ऊर्जा में बिना किसी ऊर्जा में परिवर्तन के तो परिवर्तन होगा ही नहीं। ऊर्जा में परिवर्तन आवश्यक है परिवर्तन करने के लिए। ऊर्जा इसके लिए देनी भी पड़ सकती है और लेनी भी पड़ सकती है। सी इसका सही उत्तर है, ए और बी। केवल नहीं काम चल सकता, ऊर्जा देने पर भी भौतिक परिवर्तन होता है, ऊर्जा लेने पर भी होता है, लेकिन केवल ऊर्जा देने पर कोई कहानी नहीं है, केवल ऊर्जा लेने पर कोई कहानी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रासायनिक सूत्र प्रदर्शित करता है? ये होना चाहिए CaCl2, ये सही है। ये होना चाहिए Na2SO4, ये होना चाहिए Na2S। निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है? सो भी वो भी थारे याद होना चाहिए अभी। वो अगर थारा सारा लंबो तक याद नहीं रहे तो फटाफट ते ये कर बनास को। अब थारकन तो क्यों सी कॉपी पेन होसी भी देखियो थे, कहते एकदम सही, मतलब सटीक चल रहा वो लंबाई में। अब मैं तो बोर्ड पर लिखूं तो लंबाई पर भी कौन चल रहा नहीं सही, फिर भी देखियो लास्ट में क्रॉस करांगा नहीं तो एकदम एग्जैक्ट क्रॉस आवेगा। आसान सा तरीका है, पहला 1s स्टार्ट करो, फिर 2p स्टार्ट करो, फिर तीसरी लाइन 3 स्टार्ट करो, 3d 4d 5d और 6d, और चौथी है तो चौथा में स्टार्ट करो तो हो रहा 5। अब वहां पर गोलियां बना दो, चाहे गोलियां बना के क्रॉस लाइन करोगा नहीं, क्या करोगा, क्रॉस लाइन करोगा तो लगातार आओगा, बिना हिसाब ही करना पड़से अपन दे। देखिए देखिए क्रॉस लगाओ, देखो आगे नहीं एकदम सही आओगे। एकदम सही एरो निकलेगा, एकदम देख लो सारा सीध में कोनी के। तो ये मतलब पहला क्या करना, आप पहला सारों पहला 1s में डालियो इलेक्ट्रॉन, फिर 2s आयो, 2s में डालियो, फिर तीसरो तीर किम निकला 2p मान ला रही नहीं पहला, फिर 2p 3s में जान ला रही हो तो 3s लिखियो,
फिर अगलो तीरियो जो 3p में जाना रही हो 3p में लिखियो, फिर तीरियो 4s में जाना रही तो 4s लिखियो, फिर बाद में 3d में जाओ अगलो तीरियो तो 3d लिखियो, 3d बाद में अगलो तीरियो 4p में जाओ तो 4p लिखियो, फिर अगलो तीरियो 5s में जाओ तो 5s लिखियो, अगलो तीरियो 4d में जाओ तो 4d लिखियो, अगलो तीरियो 5p में जाओ तो 5p लिखियो, अगलो तीरियो 6s में जाओ तो 6s लिखियो। ये आगे चाल बुक रहा है, ठीक है, याद रखना आसान सो तरीको है। कई बार मोटा हूँ आज लंबा चौड़ा हूँ जद काम हुआ है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग स्वरूप क्या खोजा था? उसने नाभिक खोजा था। क्या खोजा था? नाभिक। और कुछ खोज नहीं थी उसकी, केवल नाभिक की खोज थी। हालांकि और तो बेचारे ने बहुत की थी लेकिन इसमें नहीं थी। एक तत्व एक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है, निम्न में से कौन सा तत्व सही प्रदर्शन है? इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है। अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी कितना होंगे? 15 होंगे। और न्यूट्रॉन तो कितने दे रखे हैं? 16 दे ही रखे हैं। इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 15 दे रखा है। जेड, जेड कितना है? 15 है। और हम लिखते कैसे हैं? प्रतीक को जेड यहाँ लिखते हैं और द्रव्यमान यहाँ लिखते हैं। और द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 है, ये हो गया 31। इसका मतलब एक्स जेड यहाँ परमाणु क्रमांक आएगा 15 जो कि प्रोटॉन की संख्या होती है, और यहाँ 31 आएगा जो कि द्रव्यमान होता है। इसके हिसाब से अपना फर्स्ट आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। डोल्टन ने ये बातें कह दी थी कि भाई द्रव्यमान संरक्षित रहता है, एक गुणित अनुपात, यानी कि अगर 2-4 कंपाउंड बनेगी एक ही कंपाउंड को, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से अगर 2-4 कंपाउंड बन रहे हैं, जैसे कि N2O, जैसे कि NO, जैसे कि NO2, जैसे कि N2O3, जैसे कि N2O5, तो इनके अंदर एक अनुपात फिक्स मिलेगा, एक मतलब मल्टीपल मिलेगा। ऐसे नहीं कि बीच में कोई भिन्न आ जाएगी, भिन्न संख्या नहीं है, ये मल्टीपल होगा। ये गुणित अनुपात का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम, मतलब कि ये NO है, आप कहीं से उठा लेना, NO का अनुपात वही मिलेगा आपको। H2O है, आप H2O चाहे समुद्र से निकालो, चाहे कुएं से निकालो, चाहे धरती फाड़ के निकाल लो, चाहे भीम गोडो मारियो भी पानी निकलेगा नहीं, बिंगो भी H2O का माँ 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन होती है, 1 ऑक्सीजन होती है, और द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। ये तीनों जो है ये बता दिए थे डोल्टन के द्वारा, बता दिए गए थे। रेडियो एक्टिविटी का कोई काम नहीं है यहाँ पे। पहला, दूसरा और चौथा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही है? नाभिक को धनावेशित माना, बिल्कुल उसने नाभिक को धनावेशित माना था। प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, ये तो होते ही हैं। द्विधनावेशित हीलियम कण, अब ये तो हीलियम हो गया, इसके ऊपर लगा दो +2, ये होते हैं अल्फा कण। क्या होते हैं? अल्फा कण होते हैं। हाइड्रोजन से इसका कोई लेना देना नहीं था। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन जैसे चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे पृथ्वी के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। टॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है, नहीं दर्शाता, तो 1 नंबर और 3 नंबर बिल्कुल आंसर सही है। एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, नहीं, केवल प्रोटॉन की संख्या होती है, पहला गलत। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, बिल्कुल सही बात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर द्रव्यमान बनाते हैं। परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, सही है। बात करेंगे परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या, नहीं। परमाणु का फिर द्रव्यमान संख्या नहीं, हम इसको एग्जैक्ट बोलेंगे तो परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो द्रव्यमान संख्या को भी गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान संख्या नाम दिया, यहाँ परमाणु द्रव्यमान नाम दिया। अच्छा, दोनों ही दे रखे हैं क्या? फिर सबसे बढ़िया ऑप्शन 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। कई बार शब्दों का गोलमचोल कर देता है ये। टॉमसन के परमाणु मॉडल है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह परमाणु परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है, बिल्कुल सही बात है। ये कहता है कि सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। धनावेश से समान रूप से वितरित माना गया, बिल्कुल। धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप से होता है, बिल्कुल। इसने यही कहा था कि धनावेशित गोला होता है जिसमें तरबूज में बीज बिखरे रहते हैं। परमाणु के साहित्यों के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसी कोई बात तो नहीं की, गप तो इनकी घनी, लेकिन इसी पापड़ा कोई गप कौन मारी। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन के बेचारे में बात ही नहीं की थी इसने। इसने इसकी व्यवस्था में ध्यान रखना क्या था कि 100 नैनोमीटर जो थी, 100 नैनोमीटर जो थी वो गोल्ड फॉइल की मोटाई थी। जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट कर्टन था,
एल्यूमिनियम फॉइल थी और द्वितीय आवेशी थी। हीलियम कण जो है वो इसके ऊपर डाले गए थे, ठीक है, बॉम्बिंग करवाई थी, बॉम्बार्डिंग। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धनावेशित केंद्र रहता है। बिल्कुल ये बात इसने कही थी। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, हाँ नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इस बात का कोई यहाँ मतलब नहीं था, द्विघात भाग रिक्त होता है। इसने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कहा था उस टाइम बेचारे ने। तो 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर सही, इसका सही ऑप्शन। एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है, द्रव्यमान संख्या 27 है, यानी ए इक्वल टू कितना है 27 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 14 है। हमें मालूम है ए इक्वल टू क्या होता है पी प्लस एन होता है। पी कितने हैं हमें ज्ञात करना है ताकि हमें परमाणु क्रमांक मिल जाए। एन कितना है 14 है, ए 27 है, पी इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया, और 13 पे एल्यूमिनियम आता है जनाब। 3 धनावेश है यानी कि Al+3। आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है 13। परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन 3 प्लस है दे दिए, इसका मतलब अब 10 बच गए। चित्र 4.1 में Mg+2 आयन को पहचानिए जहां N और P क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या प्रदर्शित करते हैं। N और P, Mg+2 को पहचानना है। Mg+2 है, इसका मतलब अगर 12 इलेक्ट्रॉन थे तो अब 2 त्याग दिए तो कितना बच गए 10 बच गए। कितने बच गए 10 बच गए। इसमें तो ये 2 यहाँ, 3 3 6 2 8 2 3 3 6 और 2 8 8 2 10 2 12, 2 3 3 6 2 8 10 12। न्यूट्रॉन पे क्या दिक्कत है इसको, न्यूट्रॉन पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रॉन में क्यों चेंज कर रहे हैं साथ में, ऐसे प्रोटॉन में चेंज कर दिया। प्रोटॉन में क्वेश्चन होना चाहिए, गलत है ये दोनों चीजें तो। हाँ ये सही है बिल्कुल। 2 और 8 2 इसमें दे दिए बार, 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3 3 6 2 8 8 2 10। डी इसका सही उत्तर। एथिल एथेनोएट एस्टर है एक तरह का, CH3, CH3 COO C2H5। एथिल एथेनोएट के नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। दोनों ऑक्सीजन जो है, इन ऑक्सीजन की क्या बताया इसने कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है पर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। इसका मतलब ये क्या है समस्थानिक है। क्या है ये दोनों ऑक्सीजन है समस्थानिक है। इनमें से एक ऑक्सीजन परमाणु ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं, इनमें से एक ऑक्सीजन परमाणु ने 2 न्यूट्रॉन प्राप्त किए हैं। इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए तो न्यूट्रॉन में कैसे डिफरेंस आना था भाई, दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक है। और समस्थानिक हमें मालूम है जो एक स्थान पर आते हैं यानी कि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान अलग अलग होता है। परमाणु क्रमांक समान है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन समान है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन आर डिफर टू ईच अदर। संयोजकता, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। अब एक संयोजकता क्लोरीन की भी एक संयोजकता है और सोडियम की भी एक संयोजकता है। क्या दोनों धातु है क्या, क्या दोनों अधातु है क्या। धातु और अधातु दोनों ही यही है, धातु और अधातु दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको उपधातु नहीं मिलेगा। उपधातु के लिए +4 के पास जाना पड़ेगा आपको। तो धातु या अधातु। और मैं यकीन मानता हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम सीधा क्या करके आएंगे सदैव धातु करके आएंगे। क्या करके आएंगे सदैव धातु करके आएंगे। अगर आपने ये नहीं देखा है ना तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये गलत होगा। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम है जे टॉमसन। थॉमसन थॉमसन। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी। 3 प्रोटॉन का तो कोई इससे लेने देना नहीं है, प्रोटॉन आपको पजल करने के लिए डाला है यहाँ पे इसमें। प्रोटॉन का कोई लेने, सॉरी न्यूट्रॉन का कोई लेने देना नहीं है। 3 प्रोटॉन है इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो कौन सा है लिथियम है, और 3 है तो वो +1 शो कर रहा है बस। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। एल्यूमिनियम में होता है, एल्यूमिनियम 13 आता है, 2 8 3। इजी और टफ सारे डाले हमने क्वेश्चन। चित्र 4.2 में कौन सा परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता। 2 1 2 3 4 5, ये ठीक बात है। पहले में 4 आगे हो ही नहीं सकते, पहले में 2 आएंगे। पहले में 2 आ लिए, बाकी में 3 3 6 7 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं मैक्सिमम। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरे में 9 भी नहीं आ सकते। इसमें देखो 9 डाल के
तो पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड दे नहीं रखा है इसने, पहला और तीसरा यहाँ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, पहला और तीसरा सही तो है ना, हमने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की? नहीं की। सिली मिस्टेक दोस्तों हो जाती है, बट उसको ना हमें क्रॉस चेक करना चाहिए। मेथड साइंस में अगर आप सब्जेक्ट अब आपने चूज किया ना, तो उसका आप फायदा उठाइए दोस्तों। और उसका पहला फायदा सीधा सीधा यही है कि आप लोग जो है वो क्रॉस चेक जरूर कीजिए, क्वेश्चंस को क्रॉस चेक जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल समान होती है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल गलत बात है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, कोई जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये एकदम सही है, क्योंकि उदासीन मिलेगा आपको, चार्ज्ड परमाणु नहीं होता। परमाणु मॉडल का समय के साथ सुधार होता रहा है। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार सबसे पहले किसने दिया? थॉमसन ने, उसके बाद रदरफोर्ड ने, उसके बाद है बोर ने। 2 1 और 3, 2 1 3, 2 1 3 सी। कोई कण त्रिज्या आर के वर्ताकार पथ में गमन कर रहा है, आर त्रिज्या आर के कोई वर्ताकार पथ है इस तरह का, और इस वर्ताकार पथ में आर इसकी त्रिज्या है, यानी आर त्रिज्या है। अर्धवृत्त पूरा करने के साथ यहां से यहाँ आने के पश्चात इसका विस्थापन होगा आर ये 2r, यहाँ से यहाँ तक 2r हो जाएगा विस्थापन सीधा। दूरी पाई आर, विस्थापन 2r हो जाएगा। विस्थापन होती है सीधी दूरी। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। कोई वेग u से फेंका जा रहा है, सबसे ऊपर जाएगा ना, वहां v क्या हो जाएगा? इसको 0 होगा। v क्या होगा? 0। सबसे ऊपर आप पत्थर दगड़ फेंका, वो सारों ऊपर जाकर जब वापस नीचे आना शुरू करेगा, नहीं वापस हटू, तो ऊपर भी वेग क्या होगा? 0। और आप एक पासे की बात करिए, ऊपर ऊपर तक की बात करिए, प्रारंभिक वेग क्या हो गया? u हो गया, और अंतिम वेग क्या हो गया? v हो गया, और जगह को मान के 0 है। अब अपन क्या ज्ञात करनी है? h ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? h ज्ञात करनी है। तो 3 अपना समीकरण है, तीनों समीकरण लिख के देखो। पहली तो है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी है v स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक है, अब देखो अठे हाइट तो इंगमाई को नहीं, इसी को नहीं, अठे के दे रखे है, टी टाइम दे रखे है। टी टाइम की अठा अपना कोई कहानी को टी में दे रखे है कुछ भी वैल्यू, कोई कि में टी आई है को नहीं है, मतलब आ समीकरण में को लगानी, आ को लगानी, आ लगानी है। अब इनमें देखो v तो हो गया 0, और u 2a से पास लियो, u स्क्वायर बराबर -2as हो जाएगा। अब वो क्या है कि ऊपर जाने लग रही है, तो g जी को नहीं, एक ही जगह g इस्तेमाल करांगा आप। ए एक्सेलरेशन है, त्वरण है, आप गुरुत्व ये आकर्षण बल की बात करना रहे हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करना रहे, तो जी आ जाओगे फिर बेटे, अस को नहीं आओगे। और जी के है उल्टो जान लग रही है, तो जी उल्टो जान लग रही है, तो जी भी क्या होगा? माइनस को होगा। तो यू स्क्वायर ओ जो 2g's क्यों जो 2g's, अस के हाइट है, तो अस बराबर क्या जो यू स्क्वायर बटे 2g, यू स्क्वायर बटे 2g। अस यानी हाइट है, अस मान लो चाहे मान लो यू स्क्वायर बटे 2g, बी सही उत्तर होगा। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? वो विस्थापन के उसका दूरी में कभी ज्यादा को नहीं, उसका विस्थापन कभी भी दूरी में ज्यादा को नहीं, वो दूरी ही ज्यादा मिलेगी। और वो पूछे विस्थापन और दूरी का अनुपात, यानी विस्थापन ऊपर आओगो और दूरी नीचे आओगो, तो विस्थापन हमेशा ही उसी, या फिर तो बराबर उसी है दूरी का, या फिर यूं कम उसका, या फिर तो क्या उसी बराबर उसी। विस्थापन जो है वो दूरी के मिलोगो, या फिर तो कम मिलोगो या बराबर मिलोगो, दूरी हमेशा ज्यादा होगी। अगर आ कंडीशन है तो मतलब एक बड़ो उत्तर तो कभी आई कौन सा, ऊपर बड़ो निचलो छोटो तो कभी हुई कौन सा, तो एक बड़ो उत्तर को नहीं आसका, या फिर तो एक उत्तर आसका या एक कम, एक के बराबर या एक कम। ठीक है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करेगी। पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। विस्थापन या मतलब है अस जो है वो समानुपाती होते हैं टी के स्क्वायर का, क्यों है टी स्क्वायर का, टाइम की भी स्क्वायर का। अस जो है
वो टी का समानुपाती तो हमेशा ही हुआ है। अगर टी का स्क्वायर का समानुपाती है तो मतलब क्या है कि त्वरण, उसका त्वरण क्या है, एक समान त्वरण है, उसका त्वरण क्या है, एक समान त्वरण है, टी स्क्वायर का समानुपाती है। ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, v और t ग्राफ दिया गया है, इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड, अब देखो v जो है इस डायरेक्शन में v है और इस डायरेक्शन में t है। अब आगे जा रहा है v, आगे बढ़ जा रहा है, यानी कि v ऊपर नीचे जाए ये वाली वैल्यू तब तो v के मान में कम ज्यादा हो, लेकिन v के ये तो एकदम सीधी लाइन है, इसका मतलब v वेग तो वही है, टाइम आगे बढ़ रहा है, यानी टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे v की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे हो ही नहीं रही है। इसका मतलब एक समान वेग है, एक समान गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस में अगर फिर भी कोई डाउट हो कहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसके लिए कोई क्वेश्चन हो उसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले पर सवारी का आनंद ले रहा है, इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, 100% आने की पॉसिबिलिटीज है। क्या कह रहा है ये कि 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहा है एक इस तरह मेरी गो राउंड, इस तरह का कोई झूला है, उस झूले पे वो चल रहा है, बट ये आप देखिए नियत चाल से चल रहे, ये सारी की सारी वैल्यूज है गिवन है। ठीक है, हम वेग की बात कर रहे हैं और वेग क्या है, एक तरह की सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। अगर उसकी दिशा में परिवर्तन आता है, दिशा में परिवर्तन आता है तो हम कहेंगे वेग में परिवर्तन आ रहा है, और ये तो लगातार इस तरह घूम ही रहा है तो दिशा में परिवर्तन आ ही रहा है, तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है, तो इसका मतलब वो त्वरित गति में है। कौन सी गति में है, त्वरित, वेग में परिवर्तन हो रहा है। और हालांकि वेग का परिमाण वही है, परिमाण में कोई प्रॉब्लम चेंज नहीं आया, 10 मीटर पर सेकंड है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होगी तो वेग हम चेंज होता बोलेंगे, हम ऐसे नहीं बोल सकते वही है, क्योंकि चाल नहीं है। वी टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वी और टी, यानी कि वी और टी अगर इस तरह हो, समय और टी हो, अगर इसका कोई ग्राफ बनेगा ना तो वो वेग को बताएगा। ठीक है, इन दोनों का ग्राफ, लेकिन v और t को ग्राफ किसको बताएगा, फिर ये त्वरण को बताएगा। किसको बताएगा, त्वरण को बताएगा। और त्वरण का सूत्र क्या होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बताता है दरअसल v और t हो तो विस्थापन कितना तय किया गया है, विस्थापन कितना होता है इस विस्थापन को बताएगा। ठीक है, v और t के द्वारा तय किया गया ग्राफ, तो ये मीटर को बता रहा है, किसको बता रहा है, मीटर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं। पार्ट 2, क्लास 9th पार्ट 2 ऐड करते हैं। चार कार ए बी सी डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, इनके दूरी समय ग्राफ 8.2 में दर्शाए गए हैं, सही कथन तो चूजिए। ये दूरी और समय में ग्राफ देखें, इस तरफ समय बढ़ रहा है, इस तरफ दूरी बढ़ रही है। सी के लिए देखिए समय बहुत कम बढ़ा है लेकिन दूरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब है वी की गति सबसे ज्यादा। डी में दूरी तो बढ़ी है लेकिन समय भी बढ़ा है, इसका मतलब है डी की जो चाल होगी वो किससे कम होगी, सी से कम होगी, तो वी जो है वो वी डी जो वी सी से कम होगा। इसी तरह वी ए और कम होगा, इसी तरह वी बी और कम होगा। क्या कहा है, कार ए की चाल कार डी से अधिक है। कार ए की चाल, मैंने एरो के जो साइन है वो गलत लगा दिए, बीच में जो ये साइन गलत लगाया, सबसे ज्यादा सी की है, हमें ये लगाना चाहिए था ये। ठीक है, तो अब देखिए कार ए की चाल कार डी से अधिक है, कार ए की चाल कार डी से अधिक है, नहीं गलत है। कार बी सबसे धीमी है, बिल्कुल सही बात है। कार डी की चाल कार सी से अधिक है, डी की सी से अधिक नहीं है, सी सबसे धीमी है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका मतलब बी अपना सही आंसर है। 8.3 का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है, एक समान गति, यानी कि समय जो है वो चल रहा है
और दूरी भी उसके साथ उतनी ही उसी रेशो के साथ बढ़ रही है जो स्टार्टिंग में थी। यानी कि अगर पहले 1 सेकंड के अंदर वो 5 मीटर चल रही है तो दूसरे सेकंड के अंदर भी 5 मीटर चलेगी और कुल 10 मीटर चलनी चाहिए, तीसरे के अंदर 15 मीटर चलनी चाहिए। ये एक समान गति होगी। कौन सी गति होगी? एक समान गति। और ये आपको ये है ग्राफ दिखाई दे रहा है, दूरी और समय एक साथ बढ़ रहे हैं, कम ज्यादा नहीं हो रहे। यहाँ तो दूरी बढ़ ही नहीं रही, इसका मतलब ये विराम अवस्था की कहानी है। कौन सी अवस्था की कहानी है? डी जो ग्राफ गिवन है वो विराम अवस्था का है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता, वेग और समय अभी हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरफ वेग दे रखा हो और इस तरफ क्या दे रखा हो? समय दे रखा हो। यहाँ जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल किसको बताएगा? ये क्षेत्रफल तो बताएगा विस्थापन को। किसको बताएगा? विस्थापन को बताएगा। लेकिन अगर यहाँ आपने ग्राफ बनाया और इस लाइन की अगर आप प्रवणता ढाल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ढाल निकालेंगे। ढाल यानी कि आप टेंजेंट टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या होगी? ये त्वरण होगा। क्या होगा? त्वरण होगा, एक्सेलरेशन। नीचे दिए गए प्रकरणों में किसमें चली गई दूरी एवं विस्थापन के परिमाण समान होंगे? दूरी और विस्थापन के परिमाण समान होने चाहिए। कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, वर्ताकार पथ पे गमन कर रही है, इधर उधर गति कर रहा है, लोलक पथ से सूर्य की परिक्रमा नहीं, सीधी गति, सीधी रोड पर गति होगी, तो दूरी भी यही मानी जाएगी और विस्थापन भी यही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पथ सरल रेखीय है लेकिन गति कैसी है? त्वरित गति। मतलब कि ए नेड जैन जी कदी कदी रेस देवे कदी छोड़े, कदी रेस देवे कदी छोड़े, बहुत चाल बोल। इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, बिल्कुल। वेग सदैव परिवर्तित होता है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। पृथ्वी से दूर जाने का कोई मतलब नहीं है, सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, बिल्कुल। त्वरण तभी पैदा होगा जब आप कुछ ना कुछ बल लगाएंगे। ठीक है, चाहे वो घर्षण बल लगेगा, अगर नेगेटिव में एक्सीलरेशन होना त्वरण हो तो उस पर घर्षण बल काम कर रहा है। मान लो कोई वस्तु बोल है, चाल चलती रुकन लग रही है वह, तो रुकन ला रही है मतलब पर एक त्वरण गति है तो घर्षण बल काम करना है, बल तो काम करेगी। चाल परिवर्तित होती रहती है, बिल्कुल ये भी सही है, चाल परिवर्तित होता रहता है। वेग सदैव परिवर्तित होता है, वेग तो सदैव परिवर्तित होगा। त्वरण त्वरित गति है तो ये दोनों ही परिवर्तित होंगी। ये जरूरी नहीं है पृथ्वी से दूर जाए। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया सदैव एक ही वस्तु पर लगती है, एक वस्तु पर नहीं लगती। दो वस्तुओं के बीच में अन्य क्रिया हो रही है तो दोनों वस्तुओं के बीच में क्रिया प्रतिक्रिया काम करेगी। सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में काम करती है, दो भिन्न वस्तुओं पर बिल्कुल होती है। प्रतिक्रिया के परिणाम में दिशाएं समान होती है नहीं, किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के लंबवत कार्य करती है, नहीं। सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में काम करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नाम, एक तरफ प्लस की डायरेक्शन, एक तरफ नेगेटिव माइनस की डायरेक्शन। फुटबॉल का खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से अपने बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? क्यों बॉल पर अधिक बल लगा पाता है? ना ना, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है, बिल्कुल। इससे वो बॉल जो है वो कम हो पाता है। संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि कर पाता है। संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो ही बल होता है। जितना ज्यादा परिवर्तन होगा मतलब हैंड टू हैंड रुक जाएगी। ऐसे बॉल ने सीधी थे हाथ पकड़ोगा, बॉल आमते रुकेगी तुरंत ही, या पीछे करोगा तो 1 सेकंड लगेगी या कुछ टाइम लगेगा रुकण में। तो एक तो कम टाइम में रुकण ला रही है और एक ज्यादा टाइम में रुकण ला रही है। कम टाइम में रुकण ला रही है मतलब संवेग परिवर्तन की दर ज्यादा है, एक मतलब बल ज्यादा है, नहीं। वो भी सही है, वो संवेग परिवर्तन की दर में कमी हो गया क्योंकि v2 माइनस v1 बटे टी और v2 माइनस v1 बटे टी। एक तो हैंड टू हैंड रोक लियो तो टी तो जीरो हो गयो, एक मतलब लगभग अनंत आ गयो, और टी कुछ वैल्यू मिली तो कुछ तो कम हो, तो अठे तो वेग परिवर्तन बहुत ज्यादा है संवेग में परिवर्तन। तो दोनों ही सही है, बी और डी। थाने एक ही ऑप्शन मिला होगा, दोनों को मिला, अठे एक दे दियो कोई भूल में। किसी पिंड का जड़त्व उसकी चाल बढ़ाता है ना, उसकी चाल कम करता है नहीं, गति अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, हालांकि वो जो है घर्षण के कारण अवमंदित करता है नहीं। वो गति अवस्था में तो गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा, स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था की परिवर्तन का भी विरोध करेगा। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है सॉरी, जो उसके पीछे गिरता है, इसका मतलब रेलगाड़ी की गति त्वरित गति है। कैसी गति है? त्वरित गति है। मतलब एक समान अगर गति होती ना, एक समान गति होती तब तो सिक्का जहां उछालता ना वही उसके हाथ में आता। लेकिन जैसे उसने सिक्का उछाला
गाड़ी क्या होगी, त्वरण आ गया, गाड़ी ने एक्सीलरेशन प्राप्त कर लिया, गाड़ी आगे होगी, सिक्का पीछे चला जाएगा। बाकी तो आप याद रखना, चलती हुई गाड़ी के अंदर अगर आप ऐसे बॉल हाथ में उछालोगे तो वो आपके वापस आपके हाथ में ही आएगी, आगे पीछे थोड़ी गिरती है। मतलब कि जो आपके सिस्टम के पास गति है ना, वो गति आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के पास भी आ जाती है। ठीक है। 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर, अब यहाँ दो चार जो शब्द आते हैं ना, ये घर्षणहीन और ये इनको राइट डाउन कर लिया करो। 2 केजी द्रव्यमान है, 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है, तो इस वस्तु की इस वेग में गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। अब आप लोग सोचोगे सर कौन सा बल लगाया जा सकता है, कौन सा बल नहीं लगाया जा सकता। अरे इतनी जरूरत नहीं है, घर्षणहीन है तो 0 न्यूटन बल की जरूरत है। यानी कि जो वैल्यूज ये दे रखी है ना जितनी भी, इन वैल्यूज की कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। रॉकेट किस नियम पर काम करता है, रॉकेट काम करता है किस पर है, संवेग संरक्षण पर। किस पर काम करता है, संवेग संरक्षण पर काम करता है, ध्यान रखना इस बात को। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल चल रहा है, जल भी चल रहा है, ब्रेक लग गई तो पानी आगे आएगा। ये तो आप बस में बैठे हो, बस पे अचानक ब्रेक लग जाए, घोड़े में बैठे हो, घोड़ा अचानक चल लिए, तो वो आप देख सकते हैं। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंड, कोई चंद्रमा है ये, इसके ऊपर एक निकट में कोई गिर रही 2 वस्तुएं हैं, अलग अलग द्रव्यमान है, कि वे किसी भी क्षण समान होंगे, के विभिन्न त्वरण होंगे, पर समान परिमाण के बल कार्य करेंगे, के जड़त्वों में परिवर्तन आएंगे। वेग जो है वो इनके आपको समान मिलेंगे, क्या मिलेंगे इनको आपको, वेग जो है वो समान मिलेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वर्त तथा ध्रुवों पर समान होता है। गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या होती है, आप इसे निकाल सकते हैं, जी एम एम अपॉन आर स्क्र, GM1 M2/r²। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, एम जे के इक्वल होती है। एम की वैल्यू आप एम से कैंसिल कीजिए, एम की वैल्यू आप एम से कैंसिल कर दीजिए, क्या बच जाएगा, GM/r² बच जाएगा, क्या, जी। तो आर की वैल्यू अगर कम ज्यादा हुई, आर की वैल्यू कम ज्यादा हुई तो जी की वैल्यू में फर्क आएगा। और याद रखिए विषुवत, विषुवत यानी कि भूमध्य, यानी कि भूमध्य यानी कि ये वाली रेखा, कौन सी रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली, यहाँ त्रिज्या ज्यादा होती है, यहाँ त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी मतलब आर का मान ज्यादा, आर का मान तो जी का मान कम। लेकिन यहाँ पोल पर त्रिज्या क्या होती है, ये आर कम होती है, ये अगर आर कम है तो आर कम होली तो जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, नहीं ध्रुवों पर आर कम है इस वजह से जी ज्यादा हो जाएगा। विषुवत पर न्यूनतम होता है, विषुवत पर आर त्रिज्या जो है, यहाँ वाली आर ये वाली आर ज्यादा होती है, इस वजह से क्या हो जाएगा, आर की मान ज्यादा तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विषुवत पर न्यूनतम होता है, विषुवत पर न्यूनतम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर न्यूनतम नहीं होता, ध्रुवों पर ज्यादा होता है, दोनों समान नहीं होता। ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ने पर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ तो क्या है कम, यहाँ क्या है ज्यादा। तो अगर हम ध्रुवों से विषुवत की ओर बढ़ रहे हैं तो ज्यादा से कम हो रहा है, अगर आप विषुवत से ध्रुवों की ओर बढ़ोगे तो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए, गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, F इज इक्वल टू GM1 M2/r²। क्या कर दिया, बीच की दूरी को समान रखते हुए पिंडों के द्रव्यमान आधे कर दिए, यानी M1 की जगह क्या कर दिया, 1/2 M1 कर दिया, और M2 की जगह क्या कर दिया, 1/2 M2 कर दिया। तो डिवाइड में 2 2 जा 4 आ जाएंगे, डिवाइड में 2 2 जा क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, तो F/4 वैल्यू आ जाएगी, F/4 वैल्यू आ जाएगी। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वर्ताकार पत्थर में घुमा रहा है, यदि डोरी टूट जाए तो क्या होगा। अगर कोई वर्ताकार पथ पर घुमाया जाए, किसी ऑब्जेक्ट को कोई वर्ताकार पथ पे घुमाया जा रहा है, और अगर कहीं एक जगह उसको, जैसे कि यहाँ एक लड़का खड़ा है और वो लड़का क्या कर रहा है, हाथ में पत्थर लेके इसको घुमा रहा है, और वो मौके का पत्थर यहाँ है, अगर वो पत्थर यहाँ है तो वो किस और डायरेक्शन में जाएगा, जहां से यहाँ पर क्या खींचे जाए, अगर वो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ अगर पत्थर छोड़ दिया जाए तो किस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में जाने पर क्या होती है, स्पर्श रेखा की दिशा मिलती है, जैसे कि इस डायरेक्शन में जाएगा ये,
आप एग्जैक्ट बोलो तो यहाँ ये 90 डिग्री के एंगल के साथ जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा का कोण 90 डिग्री का ही होता है। तो पर्सन 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 हमने देखा ही नहीं, आंसर तो देखा ही नहीं। वर्ताकार पथ के केंद्र की ओर सरल रेखा के अनुदिश, ना केंद्र की ओर नहीं। वर्ताकार पथ में ना ना ऐसा घूमेगा नहीं। सरल रेखा स्पर्शी के अनुदिश, अभिलंबवत सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। लड़का लड़के से दूर वर्ताकार पथ के अभिलंबवत सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। स्पर्श सरल रेखा स्पर्श रेखा, हम सीधा विलंबवत नहीं बोलेंगे, हम स्पर्श रेखा के अनुसार बोलेंगे। किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 ध्रुव में रखा जाता है। D1 D2 D3 इसके घनत्व है। क्रमशः 1/9 2/11 3/7 भाग को ध्रुव से बाहर रखते हुए तैरता है। घनत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? 9 में से 1 हिस्सा बाहर तैर रहा है, 11 में से 2 हिस्से बाहर तैर रहे हैं, 7 में से 3 हिस्से बाहर तैर रहे हैं, यानी कि 1/9 2/11 और 3/7। अब हमें छोटी मोटी वैल्यू आपको ये मालूम होनी चाहिए, या फिर तो आप इनको इक्वल करो। आप इनको इक्वल करेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि भाई कौन सा हमें हम रिलेट कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। अगर आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो गड़बड़ होगी। तो या फिर तो आप सीधा डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 11 7 और 9 का एलसीएम कितना आएगा आप देख लेना। मैं कैसे करूंगा? मैं ऐसे करूंगा, पॉइंट लगाया और 10 हो लिया, 9 एकम 9 बच गया, 1 बच गया, 9 एकम 9, ये से चलता रहेगा। यहाँ पॉइंट लगाया 20 हो जाएगा, 11 एकम 11, कितने बच गए आगे? 9 बच गए, और 11 8 88, ठीक है, पॉइंट 1 8 आ गया। और यहाँ मैं ऐसे करूंगा, पॉइंट पॉइंट लगाया, 7 चौके 28, 2 रह गए, और 7 दूए 14, यानी कि इसका तो पॉइंट 42 भाग बार है, इसका पॉइंट 18 भाग बार है। ध्रुवों के क्रमशः इतने भाग को ध्रुव से बाहर रखते हुए देता है, ये भाग बाहर रह रहे हैं इतने भाग, ठीक है ना। और इसका पॉइंट 11 भाग बार है। सबसे ज्यादा भाग किसका बार है? पॉइंट 42 इसका भाग बार है। तो इसका मतलब इस ये घनत्व, इसका घनत्व सबसे, जिस वस्तु में ये तैर रहा है उसका घनत्व ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा को बाहर निकाल रखा है। इसका और कम, इसका और कम, ये D3 है, D3 से कम D2 और D2 से कम D1, D3 D2 D1, D3 सबसे ज्यादा है तो उससे कम D2, उससे कम D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध F इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर में राशि जी जो है ये सार्वत्रिक नियतांक है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। पृथ्वी का या प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच हो सकता है, केवल दो आवेशित पिंडों के बीच। आवेशित पिंडों के बीच में जो फोर्स होता है उसे स्थिर विद्युत आकर्षण बल बोलते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये द्रव्यमान रखने वाले दो किसी भी पिंड के बीच में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं पृथ्वी हो। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल पृथ्वी की त्रिज्याओं पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। यह सार्वत्रिक नियतांक है, किसी पर भी निर्भर नहीं करता। यह सार्वत्रिक नियतांक है प्रकृति का। दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों का द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, बीच की दूरी को द्रव्यमान द्रव दूना कर दिया है, मतलब 2m इसको कर दिया, 2m इसको कर दिया, 2 2 4 4 आ गया, इसका मतलब 4 गुना हो गया। कितना हो गया? 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? गुरुत्व बल द्वारा, पवनों द्वारा। इनका क्या मतलब है? एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच, यानी कि F इक्वल टू
Gm1m2/r²। इसको भी एक कर दो, इसको इन दोनों को भी एक कर दो, तो फिजिकल टू क्या हो गया, जी हो गया। इसका मतलब ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बराबर हो लिया ये बल। ठंड ज्यादा है दोस्तों, ठंड भयंकर है। आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर, आर ये कोई त्रिज्या है, त्रिज्या ये कोई वस्तु है, पृथ्वी है अपनी, और इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पिंड का भार क्या होगा, शून्य होगा, अनंत होगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का आर गुना होगा, पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का आर गुना होगा। एम जी दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एम जी। और यहाँ जी की वैल्यू क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि जी की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये निकाली Gm/r²। अब आर तो यहाँ कुछ रहा नहीं, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं हुआ, तो इसका मतलब भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबोने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार 2 न्यूटन, उसने 2 न्यूटन हटा दिया, इसलिए उसका भार अब कितना हो रहा है, 8 न्यूटन आ रहा है। कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े और 20 सेंटीमीटर किसी ऊंचे बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब, बॉक्स कितना दाब लगाएगा नीचे, हम उसके ऊपर खड़े हैं, तो आपको मालूम है ज्यादा दाब लगाने के लिए P इक्वल टू एफ अपॉन ए क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो ए इस तरह से इसको रखा जाए कि नीचे जो है कम से कम क्षेत्रफल आए। तो आप तीन स्थिति में रख सकते हैं, आप इसको नीचे वाली, नीचे जो भुजाएं होगी वो 60 × 40 हो सकती है, ये परिस्थिति हो, 60 × 20 की परिस्थिति हो, और 40 × 20 की परिस्थिति हो। तो इस कंडीशन में 6 चौको 24, 2400, 6 दुए 12, 1200, और 4 दुए 8, 800, सबसे कम क्षेत्रफल ये, यानी कि 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाला नीचे हो, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई से बना हो, चौड़ाई और ऊंचाई से बना हो। कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है, ठीक है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिणाम F1 है, F1 परिणाम लग रहा है, और ये कितना परिणाम लग रहा है, F2 लग रहा है, तो भाई F1 और F2 बराबर है। F1 और F2 क्या है, बराबर है। जितना आकर्षण बल सेब के द्वारा पृथ्वी पर लगाया जा रहा है, उतना ही पृथ्वी के द्वारा सेब पे लगाया जा रहा है, ठीक है। लाइट चली गई, इस वजह से थोड़ी लाइटनिंग कम हो सकती है। दोनों बराबर हैं, एक दूसरे पर जो फोर्स लगाए जा रहे हैं वो क्या है, फोर्स इक्वल होंगे। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, यहाँ पृथ्वी पे गिर रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या होगी, इसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होगी जब तक इसको छोड़ा नहीं गया, ये मैक्सिमम होगी। और गतिज ऊर्जा इस टाइम क्या होगी, जीरो होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे नीचे आना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। लेकिन टोटल दोनों का सेम रहेगा, टोटल दोनों का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, अचर रहती है। अचर मतलब जो चलती नहीं, एक जगह रुकी रहती है, बदलती नहीं। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना प्राप्त कर लेती है। कोई कार है, वो समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा, स्पीड बढ़ी है उसकी, जो कि गतिज ऊर्जा को बढ़ाएगी। स्थितिज ऊर्जा से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। स्थितिज ऊर्जा तो वो होती है कोई स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर हो, सर्कमस्टांस में, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी आ रखी है, पजेस कर रखी है। जैसे कि बांध के अंदर पानी ऊंचा डाल रखा है, ऊंचा कर रखा है फुल, अब उसको छोड़ दिया वहां से, तो वो ऊपर की वजह से स्पीड से आ रहा है, उस पोजीशन की वजह से आ रहा है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, परिवर्तित नहीं होती, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये 16 गुना हो जाएगी और हो जाएगी, कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा हो सकती है इस तरह, बट और कुछ नहीं होगा। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच में कौन होता है। ऋणात्मक कार्य यानी कि बल इस दिशा में लगे और परिणाम भी इस दिशा में हो, तो यहाँ सकारात्मक रहता है, ये ऐसे ऐसे चलता रहता है यहाँ तक। लेकिन अब ऑपोजिट होगा नहीं, यानी कि आपने बल इस तरफ लगाया और वस्तु परिणाम उस तरफ हो रहा है, वस्तु जा रही उस तरफ है, तो ये ऋणात्मक बल होता है। इसके लिए 180 डिग्री का कोण जरूरी है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का कोण जरूरी है। और फोर्स जो है वो एक वेक्टर है, और साइन की वैल्यू यहाँ आती है, साइन 180 कितना होता है वो आप देख लेना वहां पे। 10 केजी द्रव्यमान के लोहे और 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्यूमिनियम के गोलों के व्यास समान है। दोनों गोले किसी पिनार से एक साथ गिराए जाते हैं, भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं, इनके समान होते हैं, तो तब इनके समान होते हैं, क्या समान होते हैं,
10 kg द्रव्यमान का गोला है, एक 3.5 kg द्रव्यमान का गोला है, लेकिन व्यास समान है। व्यास क्या है? समान है, यानी गोले का साइज इतना ही है। और दोनों को कहां से डाला गया? ऊपर नीचे डाला गया। अब भूतल से ये 10 मीटर ऊपर है, यानी कि इस कंडीशन में है, यहाँ 10 मीटर की दूरी है और यहाँ ये गोला यहाँ है, ये गोला यहाँ है। तो इस कंडीशन में इन दोनों का त्वरण बराबर होगा, संवेग बराबर होगा। संवेग तो अम v होता है, अम अलग अलग है तो v की कहानी अलग होगी पूरी। स्थितिज ऊर्जा दोनों की समान जरूरी नहीं, गतिज ऊर्जा भी जरूरी समान नहीं। त्वरण दोनों का आपको क्या मिलेगा? समान मिलेगा। त्वरण दोनों को क्या मिलेगा? समान मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जी की वैल्यू क्या होगी? समान होगी। जी वही बढ़ेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। कोई लड़की अपने पीठ पर 3 kg द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य होगा। 3 kg द्रव्यमान का कोई बैग उठाया, कोई लड़की है, कोई एक लड़की है, इसने 3 kg द्रव्यमान का बैग उठा रखा है। कितने kg द्रव्यमान का? 3 kg द्रव्यमान का बैग उठा रखा है, और समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है। ये इस तरफ 300 मीटर की दूरी जा रही है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। अरे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कहाँ? इसकी गुरुत्वाकर्षण बल से तो इसका कोई लेन देना नहीं है, ये तो सीधी जा रही है अपनी तरफ, इसी कार्य होगा, इसी तरफ कार्य होगा, सारी चीजें इसी तरफ है। गुरुत्वाकर्षण बल का इसके साथ कोई लेन देना नहीं है। हाँ, ऊपर लेके जाते ना तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होता। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक जूल ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन गुणा मीटर, ये विस्थापन। कार्य क्या होता है? कार्य यही तो होता है कि वे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? मीटर। तो न्यूटन मीटर भी कार्य का मात्रक है, और कार्य क्या होती है? एक तरह का ऊर्जा ही होती है। कार्य और ऊर्जा दोनों के एक ही मात्रक मिलेंगे आपको। किलोवाट, किलोवाट शक्ति का मात्रक है, ये नहीं। किलोवाट घंटा, ये फिर से कार्य का मात्रक हो लिया। जूल। वाट सेकंड क्या होता है? जूल होता है। वाट सेकंड क्या होता है? जूल होता है। और किलोवाट घंटा किसको बोलते हैं? हम यूनिट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? यूनिट को बोलते हैं। ठीक है, और एक यूनिट बराबर लगभग लगभग कितना होता है? वो हमने किया था 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये आप कर सकते हैं 1000 गुणा 3600 से, ये जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर तय किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तय किया गया कार्य, कार्य का सूत्र यही है, F बराबर W बराबर F गुणा D। तो विस्थापन पर निर्भर करेगा, लगाए गए बल पर निर्भर करेगा, कोण के बीच में निर्भर करेगा, वेग का कोई लेना देना नहीं है। फोर्स किस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, इस बात पर ये डिपेंड करेगा कि किस तरफ कार्य जो है वो कितना हो कितना ना हो। बांध के संग्रहित जल में होती है, अभी हमने बात की थी स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई गिरने के साथ इसमें होगी केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, आदि स्थितिज ऊर्जा, आदि गतिज ऊर्जा, आदि स्थितिज और आदि क्या होगी? गतिज होगी। अब यहाँ जब ये ऑब्जेक्ट गिरना स्टार्ट करता है ना, जब जिस टाइम, तो mgh यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम। काइनेटिक ऊर्जा यानी कि हाफ mv², ये क्या होती है? मिनिमम होती है। लेकिन जब ये नीचे गिरना शुरू करेगा तो ये धीरे धीरे क्या होती रहती है? कम होती रहती है पोटेंशियल एनर्जी, और गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और जैसे ये एकदम सतह के पास में आता है, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है और स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होती है। स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें कई आवृत्तियां होती है, केवल 2 आवृत्ति होती है, केवल एकल आवृत्ति होती है, केवल एकल आवृत्ति होती है। इस तरह यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया गया, दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि पहली ध्वनि से प्रबल होगी, लेकिन तारत्व भिन्न नहीं होगा। बिल्कुल, तारत्व जो है वो एक ही, पियानो वही है, वो उसकी आवृत्ति में चेंज नहीं कर रहा, वो केवल बस प्रेस कर रहा है। याद रखना, आवृत्ति में परिवर्तन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो पियानो ही, अब दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसके पास। ढोल नहीं लिया उसने, उसने कोई अभी पियानो लिया है तो दूसरी वीणा नहीं ले ली उसने। तो ध्वनि प्रबल होगी, जोर से बजाने पर प्रबल आएगी, आवाज तेज आएगी, लेकिन तारत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवृत्ति में कोई भिन्नता नहीं आएगी। आवृत्ति से ही तारत्व डिसाइड होता है। पहली से ध्वनि प्रबल, तारत्व नहीं। पहली ध्वनि से प्रबल होगी, तारत्व अपेक्षा करते निम्न नहीं। प्रबलता और तारत्व दोनों ही प्रभावित नहीं होंगे। नहीं, प्रबलता तो प्रभावित होगी। प्रबलता ऊर्जा से जुड़ी हुई चीज है, आयाम से जुड़ी हुई चीज है। सोनार से हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम प्रासर्व्य तरंगों का उपयोग करते हैं। कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? प्रासर्व्य तरंगों का उपयोग करते हैं सोनार के अंदर। ठीक है, ध्वनि वायु में गमन करती है,
माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हैं और कण एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं करते, वायुमंडल में आर्द्रता ना हो, आद्र वायुमंडल खुद है तब भी हो जाएगा। विक्षोभ गमन करे, विक्षोभ गमन करे, हाँ विक्षोभ गमन करता है, यानी कि कण जो है वो कहीं पास पास हो जाएंगे और कहीं दूर दूर हो जाते हैं, तो ये विक्षोभ पैटर्न ये आगे मूव करेगा। ठीक है, किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए वृद्धि करनी होगी आयाम में, और आयाम के ध्वनि जो है आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। क्या होती है? आयाम के स्क्वायर के समानुपाती, याद रखना प्रबलता। दर्शाए गए वक्र में आदि तरंग धैर्य है ए बी, ए बी आदि नहीं है, बी डी, बी डी हाँ ये आदि है, डी ई डी ये आदि नहीं है, ए ई ये तो दो होगी, तरंग धैर्य को 2 से गुणा करने पर आएगी वैल्यू। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? भूकंप में अवसर्व्य तरंगें उत्पन्न होती है, यानी 20 किलोहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम ये होती है अवसर्व्य। कौन सी होती है? अवसर्व्य, अवसर्व्य। 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक होती है सर्व्य। कौन सी होती है? सर्व्य। और 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की होती है परासर्व्य। कौन सी होती है? परासर्व्य। और निम्नलिखित में से कौन सा अवसर्व्य ध्वनि सुन सकता है? कौन सुन सकता है? राइनोसोर्स, गैंडा सुन सकता है अवसर्व्य ध्वनि को। किस संगीत समारोह में वृद्ध वाद्य बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करता है? तनाव मतलब वो डोरियों के तनाव को, खुद के तनाव को नहीं। आप लोगों का जो तनाव है वो तो नहीं हो सकता समायोजित। डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसे करने का क्या समायोजित करता है? केवल ध्वनि की तीव्रता, केवल ध्वनि का आयाम। सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्र की आवृत्ति के साथ वो मैच कर रहा है। बाकी जो वाद्य यंत्र है उनकी आवृत्ति के साथ उसका मैच कर रहा है, वो मैच को उसको मैच करने की कोशिश कर रहा है। लाइट की वजह से दोस्तों लाइट गई हुई है, खाली रहेगी। इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। क्लास 9th के आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो जो आप लोगों की प्रॉपर हेल्प करेगी और आप लोगों को श्योर सक्सेस दिलवाएगी रीट एग्जाम के अंदर। हम लोग 10th के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम जो क्वेश्चन है वो डाल चुके हैं और 9th के डाल चुके हैं। ऐसे ही प्रयास करेंगे 8th के, 7th के और 6th के भी हम डाल पाएं और फटाफट उनको हम देख पाएं। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लो, बस केवल इतना ही काम करेंगे। और मैथ के भी डालने का प्रयास करेंगे 17 से पहले पहले आपकी एक बार फटाफट नजरें चली जाए उनके ऊपर। तो हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि हमारे सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना बढ़ती जाए। चलिए दोस्तों, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।